एम इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक, नौजवान नस्ल पे। नौजवान नस्ल मुल्क व कौम का सरमाया है, लेकिन बदकिस्मती से जो इस वक्त जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब डायरेक्शन में जा रही है। आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी जो औलाद है वो हमारे कहने में नहीं है। हम बात टीचर्स की करते हैं और टीचर से अगर हम पूछें कि भाई आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं तो टीचर्स कहते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आखिर इसका ज़िम्मेदार है कौन? अगर आज बच्चा बिगड़ रहा है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? टीचर है या पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है या फिर वो ख़ुद? इस टॉपिक को और इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम शख्सियत से, और हम वो जो शख्सियत हैं एक जानी मानी शख्सियत हैं और इससे पहले भी इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं। मैं वेलकम करूंगा और हम मिलते हैं वन एंड ओनली अब्बास सादिक साहब। मिलते हैं अब्बास सादिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस चैनल पर टाइम दिया, और साथ के साथ आपने जो इससे पहले जो इंटरव्यू लिया था उसमें आपने जो बात की थी कि ज़िंदगी एक प्रोडक्ट है जो कि अच्छी बनाना पड़ती है, अच्छी होती नहीं है। तो यकीन कीजिए वो एक ऐसा जवाब था जो कि हमेशा याद रहेगा सुनने वालों को और देखने वालों को। बहुत शुक्रिया। आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा बहरन रवि का शिकार है। उसका ज़िम्मेदार आखिर है कौन? या बेसिकली क्या उसका जो ज़िम्मेदार है वो उस्ताद है या उसका ज़िम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं या सोसाइटी या वो खुद है? देखिए, हमारे जो हमारे मामलात हैं या सोशल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से ये एक है, ठीक है ना। नौजवान नस्ल जो हमारी है वो बहरा रवि का शिकार है, यानी कि वो उस रास्ते पर चलती है, उस ट्रैक पर चलती है कि जिसके ऊपर उसे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। वो ऐसे काम करते हैं कि जिसमें इज़्ज़त कम मिलती है, ऐसे काम करते हैं जो इल्म का रास्ता नहीं है, ऐसा काम करते हैं जो फलाह का रास्ता नहीं है, ऐसा काम करते हैं जो मुश्किलात का रास्ता, और ऐसा काम करते हैं जो वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का काम होता है। तो देखिए, बात यह है कि इसकी एक टीम वर्क है, जनरेशन को तैयार करना, जनरेशन को किसी मकाम तक पहुंचाना, हमारी नई नस्ल को किसी मकाम तक पहुंचाना, उनकी एक डायरेक्शन को ट्यून करके उनको उस ट्रैक पर उनको जो है छोड़ना, ये जो है ना उनको लेकर जाना, ये एक टीम वर्क है। और इस टीम वर्क में वालिदैन भी हैं, यानी मियाँ बीवी दोनों शामिल हैं, टीचर्स का भी रोल है और आपकी लोकेशन का भी रोल है, यानी कि आपकी रिहाइश कहाँ है, आप किन लोगों के दरमियान रहते हैं, आप किन लोगों के दरमियान बसते हैं। इन बातों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी नौजवान की ग्रोथ में और उसकी अप्रोच में। अब देखिए, अब हम अगर ये कहते हैं कि भाई ये बहरा रवि का शिकार क्यों है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो अगर हम इस बात को कंसिडर करें तो देखिए, हमारे जहन में सबसे पहले जो बात आती है वो टीचर्स के हवाले से आती है कि भाई उस्ताद हैं, वो किस तरीके से समझाते हैं और पढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं वो बजाय सीधे रास्ते पर चलने के, सराते मुस्तकीम पर चलने के बजाय वो बहरा रवि का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो नशे के आदी हो जाते हैं, जिसमें वो मेहनत न करने के आदी हो जाते हैं, जिसमें वो शॉर्टकट को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद वो जो है ना वो बुराई की बात करेंगे कि फ़लाँ जगह बिज़नेस हमने देखा, उन्होंने इस तरीके से बढ़ा लिया, उसको जॉब मिल गई, वो उसने इलीगल मीन्स इस्तेमाल किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो इवेंट्स हैं ये कहाँ से आई और फिर इनको किसने जो है ना रोका नहीं। अब इसमें कौन कौन लोग शरीक है, तो मैंने आपसे पहले भी बात अर्ज़ की थी कि एक टीम वर्क है। तो अब देखें, अगर हम सुपरफिशियल अगर हम उसका जायज़ा लेंगे तो बच्चे जो हैं 18 घंटे अपने वालिदैन के साथ होते हैं और 6 घंटे वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो अब अगर हम ज़्यादा टाइम अगर हम कंसिडर करेंगे तो कहाँ होता है? घर का टाइम होता है, घर में रहते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो जब बनती है वो वालिदैन की बनती है। अगर वालिदैन ये समझ लें कि 18 घंटे वो हमारी सोबत में हैं, 18 घंटे वो हमारे साथ हैं, तो हमारा इफ़ेक्ट उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा इम्पैक्ट उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो 6 घंटे में जो उनको पॉजिटिव साइन मिलते हैं उनको वो एक्सेप्ट करें और ट्रैक को नहीं बदलें, और जितने भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट आते हैं उन सब को वो खुद रोकें। हाँ, खुद रोकें। तो उसके अंदर एक तो उनके अंदर जो है ना अप्रोचेस ऐसी लेकर आएँ कि वो खुद जो है ना काउंटर करें बुराई का,
बिल्कुल। अब उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब बनती है, तो अब आप देख लीजिए कि 18 घंटे वो रहते हैं जब घर में, तो वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वालिदैन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक़ात दुनिया में खल्क़ की हैं, उन सब के ऊपर एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आयद की है, जो कोशिश है और जो जहद है और जो मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हर चीज़ के दरमियान में कोशिश है। रोज़गार है, उसके दरमियान में कोशिश है। आपका कारोबार है, उसके दरमियान में कोशिश है। आपके ताल्लुक़ात हैं, उसमें काविशें इन्वॉल्व हैं। आपका मकाम है, उसको बरकरार रखने के लिए आपने जहद करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से वालिदैन जो हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको जहद करनी है, उनको कोशिश करनी है, उनको मुसलसल बच्चों पर काम करना है, मुसलसल में जो है ना उन पर मेहनत करनी है। और तीसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, 2 बातें तो आपसे अर्ज़ कर दी, तीसरी बात ये कि बच्चे को एक्सेप्ट करें कि ये बच्चा है। आप देखेंगे, अक्सर प्रैक्टिस देखेंगे कि वालिदैन बच्चों को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, तो उसकी उसको बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन आप अपने अंदर एक कबूलियत लेकर आएँ कि वो बच्चे हैं, और उनको अगर आप 100 दफ़ा भी एक बात समझाएंगे ना, तो वो 101 मरतबा जब वो 100 के बाद उनके पास वही चीज़ आएगी, वो फिर मिस्टेक करेंगे। तो आपने क्या करना है कि बेरा रवि जो है ना, ये रिज़ल्ट है। बेरा रवि जो है ना, ये जब हो जाती है और जब हमारे सामने आउटपुट आ जाता है, फिर हम परेशान होते हैं। तो एक बहुत अच्छा मुहावरा है इंग्लिश का कि व्हाट आई एम व्हाट यू मेड मी। तो वालिदैन के लिए स्पेसिफ़िक है कि देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ या जो भी हूँ, वो आपने मुझे ऐसा बनाया। अल्लाह आदिल है और वो बहुत अदल करने वाला है। तो अल्लाह ने जब इंसान को, वालिदैन को औलाद अता की है ना, तो बिल्कुल कोरा कागज़ है। इसकी तहरीर वालिदैन लिखते हैं और इस तहरीर को वालिदैन ने पढ़ना है। ये आपने अहलियत अपने में पैदा करनी है, इस बात समझनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है। आप ये समझें कि ये जो बच्चा है ना, ये ज़बान जानता है, ना इसके पास सोच है, ना इसके पास सही और गलत की तमीज़ है, ना इसको कुछ आता है। ठीक है ना। देखिए, इंसान के बच्चे में, जानवर के बच्चे में, इंसान के बच्चे में, परिंदे के बच्चे में, इंसान के बच्चे में, हैवान के बच्चे में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो जब दुनिया में आते हैं तो वो सीखे वे आते हैं। आप बकरी के बच्चे को गोश्त खिलाएंगे, नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, बिल्कुल सही कहा, नहीं खाएगा, वो घास खाएगा। लेकिन इंसान के बच्चे क्या, अगर आपने उसके सामने घास रख दी, उसके सामने गोश्त रख दिया, तो उसको तमीज़ नहीं है। सही बात। तो आपने इंसान के बच्चे को सिखाना है। जानवर का बच्चा तो सीखा हुआ आता है, शेर का बच्चा आते ही गोश्त खा लेगा, वो गोश्त की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो सिखाया गया है और आपको सीखना है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो वालिदैन जो है वो आप बन गए हैं, अल्लाह ताला वालिदैन बनाता है। ये एक ओहदा है, ये एक प्रमोशन है, ये एक डेजिग्नेशन है, ठीक है, ये एक स्टेटस है, ठीक है। ये आपका वक़ार है सोसाइटी में, कि आप जो हैं वो एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, कि आपकी औलादें हैं। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और रहमत भी है, ठीक। अब इस बेरा रवि का ज़िम्मेदार कौन हुआ? तो जिसके पास बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है, वो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। भाई, लाइबिलिटी को कैसे फ़िक्स करेंगे? लाइबिलिटी को ऐसे ही फ़िक्स करेंगे कि हम ये देखेंगे कि बच्चा 6 घंटे के लिए स्कूल आ रहा है जी, लेकिन 18 घंटे तो वो वालिदैन के पास। तो इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन किसकी? पेरेंट्स की, ठीक है। फिर आपसे एक और आखिरी बात अर्ज़ करेंगे जी, फिर जो है मामले को हम फाइनल करेंगे। देखिए, लोकेशन का बड़ा फ़र्क है। आप जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल को आप कंसिडर करें। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ पर लोग जो हैं वो तहज़ीब और तमीज़ वाले नहीं बसते, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लोग अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लोग अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लोग बुराई को बुराई नहीं कहते, आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर अच्छाई की कबूलियत नहीं है, आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर रोक टोक पे पाबंदी है और वहाँ पर तालीम का कोई माहौल नहीं है।
तो आप ये देखेंगे कि जो पोश एरियाज़ हैं, अच्छे इलाके हैं जहाँ पर साफ़ सुथरे लोग बसते हैं, तो आपको चाहिए कि वहाँ पर स्विच ओवर करें, आपको चाहिए वहाँ से शिफ्टिंग करें, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर बहरा रवि पर आप कंट्रोल हासिल करेंगे कि ये 6 घंटे टीचर के, 18 घंटे हमारे, और फिर हमारी जो है ना रिहाइश और हमारा जो रहन सहन है वो कैसी जगह पर है। जब हम 3 एलिमेंट पे काम करेंगे और ये हम समझ लेंगे कि हम तहरीर को तैयार करते हैं और इस तहरीर को वालिदैन ने पढ़ना है। आज सर हम ये देखते हैं कि जो है नौजवान नस्ल में डिसिप्लिन हमें नज़र नहीं आता, तो इसकी वजह क्या है ये, और किस तरह कायम होगा डिसिप्लिन? देखिए, बात दरअसल ये है कि डिसिप्लिन को डिफ़ाइन करना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या है। एक मैनर्स है, मेथड है, ठीक है, टेक्निक है, वेज हैं, ठीक है ना, प्रोटोकॉल है जी। देखिए, डिसिप्लिन जो है ना वो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि वो मैंने हमारे कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, उसके अंदर उसने डिफ़ाइन किया था, इफ़ द डिसिप्लिन इज़ एब्सेंट, केउस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, कन्फ्यूजन एंड एक्सीडेंट। उसने ये बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन किया था कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, बदनज़मी होगी, इबाहम होगा, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, आपके ज़राए ज़ाया होंगे और आपके नुकसानात बढ़ जाए। जैसे मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है आज हमारी यूथ के अंदर। अगर हम देखते हैं मोबाइल में, हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे इससे भी कहीं बहरवी का शिकार तो नहीं हो रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या हम इसको यूथ को रोक दें मोबाइल देने से? अगर हम मोबाइल से रोकते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, और अगर मोबाइल देते हैं जब भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी एडवांसमेंट है, और जितनी भी डे टू डे हमारे सामने जो है वो इन्वेंशंस हो रही हैं, इनसे हम इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि हम उसका यूज़, उसके बेनिफिट्स और उसकी एजुकेशन दें उनको कि देखिए नेट जो है वो इससे हम ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गए। अब हमें जापान की न्यूज़ को अगर हमें देखना है तो हमें जो है कितनी आसानियाँ हो गई। तो हमें क्या चाहिए कि उजागर करना चाहिए, अवेयरनेस लेकर आनी चाहिए कि देखिए नेट के ये यूजेस हैं। कोई दुनिया में चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हमने ईजाद किया हो और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ना हो, लेकिन अडॉप्ट हम उसको करते हैं जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। भाई फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट है, आप देखें ट्रांसपोर्ट में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, घबरा जाएंगे अगर आप वो एक्सीडेंट देख लेंगे, आपको जागने चली जाती है, पूरी पूरी फैमिली चली जाए, मगर ट्रांसपोर्ट तो बंद नहीं हुई, ठीक है। हवाई जहाज़ है, उस पर सफ़र हो रहा है, लेकिन आप देखें कि आजकल कैसे हादसा हुए हैं। 50 सेकंड पहले आपके सामने की बात है, रिसेंटली वाक़या हुआ है, लेकिन एयरलाइंस जो हैं वो बंद तो नहीं हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास टीवी आया, रेडियो आया, तो रेडियो के अंदर भी ये था कि अगर 24 घंटे कोई रेडियो चला रहा है तो लोग नाराज़ होते थे, भाई ये इसको बंद करो, जो इसका एक टाइम है। टीवी के अपने डिसएडवांटेजेस थे, फिर VCR आ गया, फिर उसके बाद DVD आ गई, फिर उसके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने LEDs आ गई। अब ये सारी चीज़ें क्या इन्होंने तबाहकारियाँ नहीं मचाई, लेकिन इनकी अपनी तबाहकारियाँ थी, लेकिन इनके एडवांटेजेस ज़्यादा थे। बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, जो किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल रोल अदा कर, लेकिन बिजली इतनी ख़तरनाक, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ख़तरनाक है, अगर मिस्टेक हो जाए तो कम से कम जान जाती है। तो अब क्या करें, दिए जलाएं, लालटेनें लटकाएं, शमा रोशन कर लें। तो हमने क्या किया कि उसकी अवेयरनेस को क्रिएट किया, हमने उसके फ़ायदे को लोगों को पहुंचाया, बताया कि सेफगार्ड आपने लेना है और सेफगार्ड के साथ आपने इसको यूज़ करना है। अब हमें इसी चीज़ को हम बढ़ा देते हैं। हमें टेक्नोलॉजी जो है, नेट की टेक्नोलॉजी जो है, और हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास व्हाट्सअप है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास व्हाटएवर वी हैव, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें नेट का जो है वो हमारे पास गिफ्ट है। तो हमें चाहिए कि हम इसके सेफगार्ड को समझाएं और इसके बेनिफिट को समझाएं कि हमें इसके अंदर ये ट्रिक इस्तेमाल करना है, ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है
जिसको ईजाद इंसान ने किया हो और उसके डिसएडवांटेजेस ना हो। सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ने जितनी चीज़ें खल्क़ की हैं वो बेऐब की हैं और सिवाय फ़ायदे के कोई नुकसान नहीं। मोबाइल अमूमन बच्चों को किस उम्र में देना चाहिए? देखिए, अब ये खिलौना बन गया है, एक टॉय की हैसियत है इसकी, ठीक है ना। बच्चा जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता जितना इसमें लेता है, लेकिन आप उसको कम उम्री में भी ले रहा है। अगर वो अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अब क्या करें? हाँ, मोबाइल पर पाबंदी लगाई, अब मोबाइल के ज़रिए एजुकेशन मिल रही है, अब क्या करें? मोबाइल को हम क्या करें भाई? नहीं, अपनी हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक फ़ैसला पहले ले लिया। ऐसा नहीं, बात दरअसल ये है कि हम उसको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे बच्चों को कि अब प्राइमरी का बच्चा है, उसकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, मिडिल क्लास का बच्चा, उसकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। अब ये जो क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, इसको किस तरीके से अब हम मैनेज करेंगे, उनको बताएंगे। मैंने आपसे ये बात पहले भी अर्ज़ की कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेफ गार्ड लिए, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट के लिए सेफ गार्ड लिए कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें जो है ना वो मोटरसाइकिल जो है वो तेज़ रफ्तारी में नहीं चलानी चाहिए। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है इसके बेनिफिट्स लेने हैं, इससे नुकसान नहीं उठाना। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए इंटरव्यूज़ आप देख सकें। और ये जो आज जो हमने इंटरव्यू लिया, ये एक सुनहरे अल्फाज हैं, कोशिश कीजिएगा इन्हें कभी ना भूलें और हमेशा याद रखें। नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।